हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एबीवाई परिवार में। अपन लास्ट क्लास अपने चर्चा की है महाद्वीपीय प्रांतों की थी, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत था और पृथ्वी का जो उत्पत्ति का कालक्रम था वो अपन ने चर्चा की थी। अपन ने एक नई क्लासें स्टार्ट की है जो एमसीक्यू के माध्यम से है, कंप्लीट एनसीईआरटी पर आधारित है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। जैसे अपन बात करें प्रयोगशाला सहायक भूगोल से आ रखी है, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से तैयारी करने वाले छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके लिए उपयोगी है। फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए उपयोगी है। इस प्रकार से अपने एमसीक्यू बैच स्टार्ट किया है और एनसीईआरटी पर आधारित कंप्लीट अधिकतम कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए जाए, फिर भी एनसीईआरटी के अलावा भी थोड़े से बना रखें। और तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो ताकि अपन अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कर सके। ठीक है, आप बिना देरी किए अपन अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है अपने पास वो ये रहा, देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताया गया। ये पूछना चाह रहा है कि 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में किसी व्यक्ति ने बताया, किसी महोदय ने बताया, उनका नाम क्या है। डायरेक्टली ये पूछना चाह रहे कि 1908 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन देखो, नंबर 1 ग्रेफ एफबी टेलर, पार्कर, टूजो विल्सन और मॉर्गन। आपके पास 5 सेकंड का आपके पास समय है, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। देख लो 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में किसने बताया। ऑप्शन टेलर, पार्कर, टूजो विल्सन और मॉर्गन। ठीक है, अब अपन चर्चा करें इस क्वेश्चन पे। अगर बात करें महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में तो सबसे पहले जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताने वाले व्यक्ति था वो था एफबी टेलर। कौन था? एफबी टेलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एफबी टेलर। एफबी टेलर के बारे में अपन ध्यान दें तो टेलर महोदय ने 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बताया। क्या बताया? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताया। पहली लाइन याद हो गई, क्या हुआ कि यह सिद्धांत दिया कब गया? 1908 में। दिया किसने? एफबी टेलर ने। दूसरी बात इसके बारे में अपन जान सकते हैं कि 1908 में प्रवाह सिद्धांत बताया, वह 1910 में की विस्तृत व्याख्या की। क्या की? विस्तृत व्याख्या की। बात समझ में आ गई? दूसरी बात क्या याद की अपन ने? इसकी विस्तृत व्याख्या की 1910 में। अगली बात अपन देखें टेलर महोदय के बारे में। इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बताया। इनका जो उद्देश्य था वो महाद्वीपों के बारे में जानना नहीं था, इनका उद्देश्य था पर्वत निर्माण देखना। क्या देखना? मोड़दार पर्वतों के बारे में जानना, मोड़दार पर्वतों के बारे में जानना। बात समझ में आ गई? मोड़दार पर्वतों के बारे में जानना, और इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से जाना भी कि मोड़दार पर्वत बनते कैसे हैं। यह बताना चाह रहा है कि मोड़दार पर्वत अवरोधों के कारण बनते हैं, अवरोध के कारण बनते हैं। ठीक है, अपन ने क्या जाना? अपन ने सर्वप्रथम देखा कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में 1908 टेलर महोदय ने बताया। 1908 के बाद में 1910 में इन्होंने इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। विस्तृत व्याख्या की क्यों? क्योंकि ये चाहते थे मोड़दार पर्वतों के बारे में जानना, और टेलर महोदय ने मोड़दार पर्वतों का जो निर्माण है वो बताया। ये बताना चाहते हैं कि कोई स्थलखंड यदि आगे की तरफ प्रवाह कर रहा है और उस स्थलखंड के आगे यदि कोई अवरोध आ रहा है, उसके अवरोध के कारण बनते हैं मोड़दार पर्वत। ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि आप उत्तरी अमेरिका में प्रवाह देख लो, आप दक्षिण अमेरिका में प्रवाह देख लो, ये दोनों के दोनों प्रवाह के कारण उनमें मोड़दार वलित पर्वतमालाएं बनी हुई हैं।
तो इसके दोनों एग्जाम्पल भले आप देख सकते हो। टेलर महोदय का मानना था ये उत्तरी अमेरिका, और इन्होंने नीचे देखा दक्षिणी टेलर महोदय का मानना है कि जब उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाह कर रहा है, दक्षिणी अमेरिका भी कैसे प्रवाह कर रहा है, पश्चिम की ओर। आगे अवरोध आने के कारण, टेलर मानता है आगे अवरोध आने के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में दो पर्वतमाला का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका में जिस पर्वतमाला का निर्माण हुआ वो है रॉकी। ठीक है, क्या है, रॉकी। रॉकी का है उत्तरी अमेरिका में। इसने कहा कि जो दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वतमाला का निर्माण हुआ वो है एंडीज। क्या है, एंडीज। एंडीज का है दक्षिणी अमेरिका में। बात समझ में आ गई। तो टेलर महोदय का मानना था कि मोड़दार पर्वतमालाएं कब बनती हैं, जब किसी भी खंड का विस्थापन हो रहा हो, प्रवाह हो रहा हो, उस प्रवाह के दौरान यदि अवरोध उत्पन्न हो तो उससे क्या बनते हैं, मोड़दार पर्वत। क्या बनते हैं, मोड़दार पर्वत। बात समझ में आ गई। और टेलर महोदय यही जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, कि मोड़दार पर्वत बनते कैसे हैं। इसी संबंध में इसने सिद्धांत दिया, क्या नाम है, महा प्रवाह सिद्धांत। दिया कब, तो 8 में, और तो 10 में इसकी व्याख्या की। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। वही है, देखो एक बार ये पूछना चाह रहा है कि सन 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने। ठीक है, तो पहली लाइन ये तो याद होगी कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया कब गया, 1912 में। ये पूछना चाह रहा है किसने दिया। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेगनर, कोपेन, जीजी कोरियोलिस, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। देख लो एक बार। मैं लिखूं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया कब गया, तो 12 में। ये तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है 1912 में दिया। ये पूछना चाह रहा है दिया किसने। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वेगनर ने। किसने दिया था, वेगनर महोदय। बात समझ में आ गई, किसने दिया था, वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने 1912 में यह सिद्धांत दिया। उसके बाद में 1924 में इसी सिद्धांत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा, ये किया गया स्किनर के द्वारा। स्किनर महोदय ने का अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया कब, 1924 में। क्या था, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने किया, क्या, वेगनर महोदय। आंसर है वेगनर महोदय। बात समझ में आ गई। आगे देखो, इस पे ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है 2 पे, क्या, कोपेन। कोपेन का इस भूगोल से क्या तात्पर्य है, क्या संबंध है। सर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया। कोपेन ने विश्व को जलवायु वर्गीकृत किया है। बात समझ में आ गई। जीजी कोरियोलिस लिखा हुआ है। जीजी कोरियोलिस ने कोरियोलिस बल की खोज की। कोरियोलिस बल की खोज किसने की, जीजी कोरियोलिस ने। मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, ये 3 व्यक्ति हैं जो अगला अपना सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तीनों में इनका काम है। मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन, इन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के लिए कार्य किया है। अपन देखेंगे। ये अपना क्वेश्चन था 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, वेगनर महोदय ने। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेगनर जो एक जलवायु वेता थे, मूलतः कहां के थे। बात समझ में आ गई।
ये पूछना चाह रहा है कि वेगनर महोदय ने जो जलवायु के संबंध में जलवायु वेता खुद थे और इन्होंने एक जो सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, ये पूछना चाह रहे कि कहां के थे। वेगनर महोदय जर्मनी के थे। कहां के थे वेगनर महोदय? कहां के थे? जर्मनी के। मूलतः जर्मनी के थे। वेगनर महोदय ने सिद्धांत कौन सा दिया? सर महाद्वीपीय विस्थापन। दिया कब था? अभी देखा अपन ने 1912 के बाद में 1924 में इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किसने किया था? बात समझ में आ गई? ये जो सिद्धांत दिया गया था, जनरली अगर आप ध्यान रखें, वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, वेगनर महोदय मुख्यतः जलवायु वेता थे। क्या थे? जलवायु वेता। वेगनर महोदय का मानना था कि ये जो संपूर्ण स्थलखंड है उसको यदि देखा जाए तो ये कहना चाह रहा था कि आज जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें गर्म जलवायु के अवशेष पाए जाते हैं और जो गर्म जलवायु प्रदेश हैं उनमें ठंडे जलवायु प्रदेशों के अवशेष पाए जाते हैं। इसी समस्या को लेकर के इन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे चले। अपना क्वेश्चन हो गया जलवायु वेता कहां का था? जर्मनी का। आगे देखें अगला क्वेश्चन। वेगनर ने अपने सिद्धांतों में किन बलों को उत्तरदायी माना? यह पूछना चाह रहा है कि वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वेगनर ने किन किन बलों को उत्तरदायी माना महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में। ठीक है, तो कुछ बल लिखे हुए हैं, जैसे उत्प्लावक बल, ज्वारीय बल और घूर्णन बल, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बात समझ में आ गई? वेगनर महोदय ने किन किन को उत्तरदायी माना, तो एक बार अपन इसकी चर्चा करें थोड़ी सी विस्तार में। अपन देखें कि जब वेगनर महोदय मानता है एक संपूर्ण स्थलखंड था, एक संपूर्ण स्थलखंड था, इस स्थलखंड का नाम क्या था? सर पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर वेगनर मानता है क्या भरा हुआ था? सर जल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जलीय क्षेत्र मानता है। इस जलीय क्षेत्र को क्या नाम दिया? सर पैंथलासा। क्या नाम दिया? पैंथलासा। क्वेश्चन ये था कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया उसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? वेगनर मानता है कि ये जो पेंजिया है ना, इस पेंजिया का विभाजन हुआ, और विभाजन क्यों हुआ उसमें इसने कहा कि कुछ बल उत्तरदायी हैं। कौन कौन से? जैसे उत्प्लावक बल। कौन सा बल माना? उत्प्लावक बल, नंबर 1। नंबर 2 पे उसने माना गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या माना कि सर दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। तीसरे पे इसने माना सर ज्वारीय बल। ज्वारीय ज्वारीय बल। और क्या माना? इसके बाद में माना इन्हें घूर्णन बल। घूर्णन बल। इन्होंने माना कि ये बल विद्यमान थे और इन बलों के कारण इस पेंजिया का विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन में अपने पास क्या क्या थे? ऑप्शन में अपने पास है प्लावक बल, बिल्कुल सही बात है। ज्वारीय बल, सही बात है। घूर्णन बल, सही बात है। इसका मतलब तीनों बल इन्होंने उत्तरदायी माना। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां। वेगनर महोदय ने विशाल भूखंड को किस नाम से दिया? जो विशाल भूखंड था उसका क्या नाम दिया? तो एक बार बना लिया अपन। वेगनर महोदय का मानना था कि सबसे पहले एक विशाल स्थलखंड था, स्थलखंड था, और इस स्थलखंड के चारों तरफ क्या भरा हुआ था?
जल भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जल भरा हुआ था। वेगनर महोदय ने इस स्थलखंड को नाम दिया, क्या नाम दिया? पिंजिया। ठीक है। स्थलखंड के चारों तरफ जो जलीय भाग है उसको नाम दिया पेंथलासा। क्या नाम दिया? पेंथला। पेन का मतलब ओल या सभी, और लाशा का मतलब स्थल भाग या भूमि, स्थल या। तो संपूर्ण स्थलखंड या संपूर्ण भूमि किस नाम से जानी गई? पिंजिया के नाम से। सेम पेंथलासा, पेन का मतलब ओल या सभी, और लाशा का मतलब जलीय भाग, जलीय। तो संपूर्ण जलीय भाग एक साथ है वो क्या कहलाया है? पेंथलासा। संपूर्ण स्थलखंड एक साथ है वो क्या कहलाया? पिंजिया। आगे चल, ये बात कब की है? ये बात है प्री कैंपियन काल की। कब की? प्री कैंपियन काल की। ये बात कब की है? प्री कैंपियन काल में ये दोनों स्थलखंड एक साथ, मतलब संपूर्ण स्थलखंड एक साथ जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन क्या था? वेगनर महोदय ने विशाल भूखंड को किस नाम से जाना गया? तो विशाल भूखंड था, स्थलखंड था, से किस नाम से जाना गया? पिंजिया नाम से। और अपना उत्तर हुआ किस नाम से? पिंजिया नाम से। ऑप्शन नंबर डी। अब अगर अपन बात कर ले पेंथलासा, तेथिस सागर और गोंडवाना लैंड। पेंथलासा क्या था? सर पेंथलासा जो इस स्थलखंड के चारों तरफ जो जलीय क्षेत्र था वो क्या था? सर पेंथलासा। तेथिस सागर। अब भाई अगले क्वेश्चन में अपन चर्चा करते हैं गोंडवाना लैंड और तेथिस सागर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो अगला क्वेश्चन है, पेंजिया का विभाजन में उत्तरी भाग कहलाया। तो अब पेंजिया का विभाजन कर लें अपन। देखो ये है पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग है वो क्या है? पेंथलासा। क्या है? पेंथला। ठीक है। और क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि इसका उत्तरी भाग क्या कहलाया। देखो ये जब स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे तब कब की घटनाएं हैं? सर प्री कैंपियन काल की। संपूर्ण स्थलखंड जब एक साथ जुड़े हुए थे वो कब की घटना है? प्री कैंपियन काल की। आगे चल करके कब? कार्बोनीफेरस काल में। कार्बोनी फेरस काल में होता क्या है? इस पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है, इस अंदर वाले स्थलखंड का, पेंजिया का। ठीक है, कितने भागों में विभाजन हुआ? दो भागों में। इसको कहते हैं उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, और इसको कहते हैं दक्षिणी भाग। बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो उत्तरी भाग था इसको वेगनर महोदय ने जिस नाम से जाना वो था अंगारा लैंड। क्या था? अंगारा। और इसी अंगारा लैंड को एक दूसरे नाम से जाना गया, वो था लोरेशिया। किस नाम से? लोरेशिया। बात समझ में आ गई? उत्तरी भाग क्या है? अंगारा लैंड और लोरेशिया। जो दक्षिणी भाग है उसे नाम से जाना गया है गोंडवाना लैंड। किस नाम से? गोंडवाना लैंड। किस नाम से जाना गया? सर गोंडवाना लैंड नाम से जाना। उत्तरी भाग अंगारा लैंड लोरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इन दोनों भागों के मध्य, इन दोनों भागों के मध्य यहां हजारों सालों तक नदियों के अवसादों के द्वारा एक भूसन्नति का निर्माण हुआ। क्या हुआ? एक भूसन्नति का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? भूसन्नति का। सर भूसन्नति कहां से आई? हजारों सालों तक यहां नदियों का प्रवाह रहा, और नदियों के प्रवाह द्वारा यहां अवसाद जमा किया गया। क्या किया गया? सर अवसाद जमा किया गया, अवसाद जमा किया गया। इन अवसादों से क्या हुआ? सर एक भूसन्नति का निर्माण हुआ।
और इस भूषण नदी को किस नाम से जाना गया? इस भूषण नदी को टेथिस सागर के नाम से जाना। किस नाम से? टेथिस सागर के नाम से। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि पेंजिया का विभाजन हुआ और उसका उत्तरी भाग क्या कहलाया। अपन ने देखा कि प्री कैम्बियन काल में पेंजिया संपूर्ण स्थलखंड था जो एक साथ जुड़ा हुआ था, उसके चारों तरफ जलीय भाग था। जलीय भाग क्या कहलाया? पैंथालासा। प्री कैम्बियन युग की यह घटना है जब एक साथ जुड़ा हुआ था। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का होता है विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। उत्तरी भाग क्या कहलाया? सर अंगारा लैंड। अंगारा लैंड को दूसरे किस नाम से जानते हैं? लोरेशिया। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के मध्य क्या था? सर भूषण नदी। भूषण नदी को क्या कहते हैं? सर टेथिस सागर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन देख लो। विभाजन का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग का क्या नाम है? अंगारा लैंड या लोरेशिया। ऑप्शन में देखो, गोंडवाना लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड तो दक्षिणी भाग था। बात समझ में आ गई? टेथिस सागर नहीं, टेथिस सागर तो ऊपरी और दक्षिणी भाग के मध्य था। लोरेशिया, हाँ बिल्कुल लोरेशिया या क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। इसका उत्तर क्या रहा? लोरेशिया। पेंजिया नहीं, ये तो बात ही कर रहा है कि पेंजिया तो इस स्थल भाग को कहते थे। इस स्थल भाग के विभाजन के बाद में पूछ रहा है उत्तरी भाग, तो पेंजिया तो पूछता यदि स्थल खंड का क्या नाम था तब तो क्या था? पेंजिया। लेकिन इसने पूछा क्या? पेंजिया का विभाजन होने के बाद उत्तरी भाग क्या कहलाया? तो पेंजिया का विभाजन होने के उत्तरी भाग क्या कहलाया? सर लोरेशिया। उत्तर नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि जो पेंजिया था, पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। आगे चल करके उन गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का भी हुआ विभाजन। क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का क्या हुआ? विभाजन। अपने इसको एक चित्र के माध्यम से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ठीक है ना? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ उनमें से गोंडवाना लैंड का पूछ रहा था वो ना। तो देखो सबसे पहले क्या था? सर पेंजिया था। सबसे पहले क्या था? पेंजिया। पेंजिया क्या था? एक स्थल भाग था। इस स्थल भाग के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? जलीय भाग, जिसे किस नाम से जाना गया? सर पेंथालासा। पेंथालासा के बाद में हुआ विभाजन कितने भागों में? 2 भागों में। उत्तरी भाग क्या है? सर लोरेशिया। दक्षिणी भाग क्या है? गोंडवाना लैंड। आगे देखो, ठीक है? आगे देखो, आगे चल करके इनका विभाजन हुआ किन किन का? लोरेशिया मतलब उत्तरी भाग का और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का। उत्तरी भाग का जो विभाजन हुआ वो बटा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। कितने भागों में बटा उत्तरी भाग? 3 भागों में। ये क्या है? सर उत्तरी भाग। और उत्तरी भाग का नाम क्या था? सर उत्तरी भाग का नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था? अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड को और किस नाम से जान रहे थे? सर अंगारा लैंड को लोरेशिया नाम से जान रहे थे। किस नाम से? लोरेशिया। किस नाम से? लोरेशिया। बात समझ में आ गई? तो लोरेशिया के पार्ट कितने हो गए? सर लोरेशिया के कुछ पार्टें हैं अपन लिखें। तो नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नंबर 2 ग्रीनलैंड और एशिया। एशिया के बाद में यूरोप, या मैं इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहूं तो। बात समझ में आ गई? क्या है समझ में आई? सर जो पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया नाम से जाना गया, जो निम्न भागों में विभाजित हुआ उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप, जिसे अपन क्या कहते हैं? यूरेशिया। अब क्वेश्चन देख लो क्या है।
क्वेश्चन था अपना कि गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का नहीं है? इंडो ऑस्ट्रेलिया अभी गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है। उन गोंडवाना लैंड का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका। इसका मतलब उत्तरी अमेरिका किसका भाग है? सर उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है। किसका भाग है? अंगारा लैंड का भाग। बात समझ में आ गई? अंगारा लैंड के कितने भाग थे? ग्रीनलैंड और बात समझ में आ गई? तो अपना उत्तर क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका का भाग है अंगारा लैंड। या ये पूछ रहा था गोंडवाना लैंड का भाग नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों किसके भाग है? गोंडवाना लैंड किसके भाग है? गोंडवाना लैंड। और समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो। वेगनर के अनुसार दो भूखंडों के विभाजन की दिशा क्या थी? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछना यह चाह रहा है कि वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या हुआ कि स्थलखंड अलग अलग दिशाओं में गए। ये पूछना चाह रहा है उन स्थलखंडों की जो दिशा क्या रही। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के देता हूं फिर। वेगनर का मानना था, यह है भूमध्य रेखा, वेगनर क्या मानता था? वेगनर मानता था कि वेगनर का मानना था ये तो है उत्तरी भाग, जिसे ये तो है उत्तरी भाग किस नाम से जानते हैं सर? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। ये है दक्षिणी भाग किस नाम से जाना गया सर? गोंडवाना लैंड। पूछा क्या जा रहा था? इनकी दिशा क्या रही। वेगनर मानता है कि ये जो स्थलखंड थे ये किन दिशाओं में रहे। वेगनर कहता है एक बार ये रहे भूमध्य रेखा की ओर। कैसे? भूमध्य रेखा की ओर। जब ये भाग भूमध्य रेखा की ओर रहेगा तो इसकी दिशा क्या हो गई सर? इसकी दिशा हो गई उत्तर। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। आगे देखो, ये फिर कहता है कि ये जो स्थलखंड थे भूमध्य रेखा के साथ साथ पश्चिम में प्रवाह हो रहा था। कैसे हो रहा था? पश्चिम में प्रवाह हो रहा था। बात समझ में आ गई? कैसे प्रवाह हो रहा था? पश्चिम में। अब इन दोनों को मैं अगर एक दिशा में कन्वर्ट करके लिखूं तो इसकी ये दिशा नहीं हो जाएगी क्या? देखो तो ऐसे हो गई ना, उत्तर में भी गया है फिर ये पश्चिम में गया। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या लिखते हैं सर? उत्तर पश्चिमी प्रवाह। क्या कहते हैं सर? उत्तर पश्चिमी प्रवाह। बात समझ में आ गई? इन्होंने जो कहा वो ये था कि जो इन स्थलखंडों का उत्तर की ओर विस्थापन हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है उत्प्लावक बल। क्या कहा? उत्प्लावक बल या केंद्रीय पोलर फोर्स, केंद्रीय ध्रुवीय उत्प्लावक बल। केंद्रीय ध्रुवीय उत्प्लावक बल क्या कहते हैं इसको? पूरा केंद्रीय ध्रुवीय उत्प्लावक बल। ये उत्प्लावक बल किस दिशा के लिए उत्तरदायी है सर? उत्तर के लिए। ठीक है। वेगनर ने कहा जो पश्चिम में जो प्रवाह गया वो गया ज्वारीय बल के कारण। वो गया ज्वारीय बल के कारण। और ज्वारीय बल भी किसका? चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था
कि वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया के लिए जो स्थल खंडों का विस्थापन हुआ वो कौन से दिशा में हुआ? तो विस्थापन एक तो हुआ उत्तर में, उत्तर के लिए जो उत्तरदायी बल था वो केंद्रीय उत्प्लावक बल था। एक हुआ पश्चिम में, पश्चिम के लिए जो उत्तरदायी बल था वो ज्वारीय बल था। अगर दोनों को सम्मिलित रूप से मैं कहूं तो उत्तर पश्चिम में इनका प्रवाह रहा। अब देखते हैं अपना ऑप्शन पे क्या है इसका ऑप्शन। वेगनर के अनुसार दोनों भूखंडों का विभाजन की दिशा क्या थी? दोनों खंडों के विभाजन की दिशा, ऑप्शन एक है पूर्व दक्षिण, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ठीक है, क्या दक्षिण पूर्व थी क्या? ये दक्षिण ये पूर्व नहीं, ऐसे थी क्या? नंबर दो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण का मतलब ऊपर और नीचे नहीं, ये भी नहीं। पश्चिम व भूमध्य रेखा की ओर, ये भी देखते हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा और पूर्व की ओर। भूमध्य रेखा का मतलब उस टाइम उत्तर की ओर था। हाँ ये बात तो ठीक है कि उत्तर की ओर तो थी, पर ये कह रहा है इसके साथ पूर्व की ओर, इसके साथ ऐसे थी क्या? नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका ऑप्शन नंबर सी? पश्चिम व भूमध्य रेखा की ओर। पश्चिम का मतलब तो ऐसे और भूमध्य रेखा का मतलब ऊपर की ओर, यही प्रवाह था इसका। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया उसके लिए जो स्थलखंड दिशाओं में गए उसके लिए पहली दिशा मानी इन्होंने उत्तर की ओर, और उत्तर की ओर उस टाइम भूमध्य रेखा थी, और दूसरा माना पश्चिम की ओर। तो इसका उत्तर क्या रहा? पश्चिम व भूमध्य रेखा की ओर। अगर भूमध्य रेखा के अलावा यदि इसको उत्तर भी लिख दिया जाए तो भी ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम की ओर। यदि पश्चिम और भूमध्य रेखा, यदि पश्चिम ये और उत्तर, यदि इनको दोनों को कॉमन रूप से लिखा जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर। बात समझ में आ गई? तो चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से लोरेशिया या अंगारालैंड का भाग नहीं है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसने पूछा था कि गोंडवानालैंड का भाग नहीं है, अब इन्होंने पूछ लिया अंगारालैंड का भाग नहीं है। इसका मतलब अंगारालैंड का भाग नहीं बताना। देखो नंबर एक ऑप्शन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसका भाग है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। तो मैं एक बार दोनों लिख दूं साथ साथ। इधर तो मैं लिखता हूं अंगारा लैंड, और मैं नीचे लिखता हूं गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के कौन कौन से भाग थे? नंबर एक उत्तरी अमेरिका, नंबर दो ग्रीनलैंड, नंबर तीन और यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब एशिया प्लस ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? लोरेशिया का भाग नहीं है। लोरेशिया किसे कहते हैं? अंगारालैंड को। उत्तरी अमेरिका भी है, ग्रीनलैंड भी है, एशिया भी है, यूरोप भी है। इनके अलावा क्या नहीं है? तो ग्रीनलैंड है, उत्तरी अमेरिका भी है, यूरेशिया भी है। इसका मतलब इसका क्या हुआ? अफ्रीका नहीं है। अफ्रीका किन का भाग है? अफ्रीका सर गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड के भागों में देखें तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में नंबर दो पे अफ्रीका, और नंबर तीन पे तो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आ गई? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका को एक साथ होने की संभावना व्यक्त की? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सबसे पहले कौन कौन से पूछे? यूरोप, अफ्रीका और
यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। इसको डायग्राम पे दिखा दूं आपको। ये वाला डायग्राम ये कहना चाह रहा है कि यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों को एक साथ संभावनाएं किसने कही। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो ऊपर से तो अमेरिका, इधर से यूरोप और नीचे से अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों को जो एक साथ कहने की बात कही थी, बुलार्ड ने कही थी क्या? नहीं सर। आर्थर होम्स ने कही थी क्या? नहीं सर। हेरियस ने कही थी क्या? नहीं सर। इसकी जो तीनों को एक साथ संभावनाएं व्यक्त की थी वो की थी जॉर्ज अब्राहम ने। तो इसका उत्तर सही क्या है? जॉर्ज अब्राहम ने सबसे पहले क्या माना? इन्होंने सबसे पहले माना कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को क्या माना? ये एक साथ संयुक्त रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस अब्राहम ने क्या माना? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप सबसे पहले एक साथ, स्थलखंड सारे एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, बात करें आर्थर होम्स की। आर्थर होम्स ने दिया संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? आर्थर होम्स ने। हेरियस ने कौन सा सिद्धांत दिया? सर हेरियस ने दिया सागर नितल प्रश्न सिद्धांत। सागर नितल प्रश्न सिद्धांत। बात समझ में आ गई? और बुलार्ड महोदय का है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे महाद्वीपों की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें स्पेशली अपन ने वेगनर महोदय की बातें की। हालांकि और भी आए थे एक दो, पर स्पेशली बातें की अपन ने वेगनर महोदय की। अब आगे क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन क्या है सर? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन देखो, टूजो विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। बात समझ में आ गई? ये जो चारों व्यक्ति हैं, ये चारों व्यक्ति प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? प्लेट विवर्तनिकी। इन चारों व्यक्तियों का संबंध किससे है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। पर क्वेश्चन केवल प्लेट की बात कर रही है। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने। किसने किया? टूजो विल्सन ने। सर कब किया? टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग 1965 में किया था। कब किया था? 1965 में। इसका मतलब क्वेश्चन क्या रहा? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टूजो विल्सन ने। टूजो विल्सन के बाद में मैकेंजी और पार्कर, मैकेंजी और पार्कर, इन दोनों महोदय ने विवर्तन की क्रियाएं बताई। क्या बताई? विवर्तन की क्रियाओं के बारे में किसने बताया? सर मैकेंजी और पार्कर ने क्या बताई? विवर्तन की क्रियाएं। सिद्धांत नहीं, केवल विवर्तन की क्रियाएं। तो विवर्तन की क्रियाएं किसने किसने बताई? मैकेंजी और पार्कर ने। जबकि क्वेश्चन अपना केवल यह है कि प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? टूजो विल्सन ने। ठीक है, तो बात समझ में क्या थी? बात थी कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया, 1965 में किया। 1965 के बाद में 67 के आसपास में मैकेंजी और पार्कर महोदय ने क्या बताया? विवर्तन की क्रियाओं के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद में अभी सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत अगर स्पेशली अकेले व्यक्ति की बात की जाए तो डब्ल्यूजे मॉर्गन महोदय ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? मॉर्गन महोदय ने। अगर संयुक्त रूप से पूछा जाए तो ये सारे के सारे
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से ही संबंधित है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे हुए, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। बात कर रहा है विवर्तनिकी सिद्धांत की। अगर स्पेशली अकेले व्यक्ति की बात करें कि एक व्यक्ति का नाम आए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया किसने, तो मॉर्गन महोदय ने। ठीक है, लेकिन संयुक्त रूप से पूछ रहा है तो मैकेंजी ने भी दिया, मैकेंजी ने विवर्तनिकी क्रियाएं बताई, पार्कर महोदय ने भी विवर्तनिकी क्रियाएं बताई, और कंप्लीट रूप से मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन महोदय ने क्या दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, अकेले व्यक्ति की बात आएगी तो मॉर्गन महोदय ने, और अगर संयुक्त रूप से ग्रुप में है तो मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। इसका मतलब इसका उत्तर सही क्या है, तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः बड़ी प्लेटों की संख्या मानी जाती है। ना तो कोई मॉर्गन, डब्ल्यूजे मॉर्गन का नाम दिया, ना एनसीईआरटी के अनुसार दिया, इन्होंने केवल ये संख्याएं लिखी हैं 9, 8, 10 और 7। तो इन्होंने कहा कि बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको इससे पहले दो बातें बता दूं। अगर मैं बात करता हूं मॉर्गन के अनुसार, अगर मैं बात करता हूं तो भैया नहीं तो 5 और मॉर्गन। अगर मैं बात करूं मॉर्गन महोदय के अनुसार, मॉर्गन महोदय के अनुसार प्लेटों की संख्या है 6। मॉर्गन महोदय के अनुसार प्लेटों की संख्या कितनी, 6। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी बड़ी प्लेटों की संख्या मानती है 7। बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी मानती है, 7। ये 7 और 6 कैसे कैसे, एक बार देखें आप। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 यूरोप प्लस एशिया, नंबर 5 शांत प्लेट, और नंबर 6 शांत प्लेट के बाद में नंबर 6 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 7वें, इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब अगर केवल मॉर्गन के अनुसार माने तो मॉर्गन इन दोनों को संयुक्त रूप से मानता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या मानता है, 1। तो अपने आप 6 हो गई। अगर एनसीईआरटी के बारे में कहें तो एनसीईआरटी इनको दोनों को अलग अलग मानती है, तो कितनी होगी, 7। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 7। तो आगे चले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि सर अगर मॉर्गन महोदय के अनुसार बड़ी प्लेटों की संख्या देखें तो 6 है, और एनसीईआरटी के अनुसार बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है। ठीक है, आगे चले, आगे अपन चले, निम्न में से कौन सी प्लेटें बड़ी प्लेटों में सम्मिलित नहीं, बड़ी प्लेटों में सम्मिलित कौन सी प्लेटें नहीं है। तो अभी अपन जस्ट 1 मिनट अगले पिछले क्वेश्चन में देखा है बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी, सर 7। कौन कौन सी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, एशिया की प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और अंटार्कटिक प्लेट भी। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी प्लेट अच्छा बड़ी प्लेटों में शामिल नहीं है। तो अमेरिकन प्लेट बड़ी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट भी बड़ी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट मैंने जो दोनों एशिया प्लस यूरोप लिखा है वो भी बड़ी प्लेट है। इसका मतलब नजगा जो प्लेट है वो बड़ी प्लेट नहीं है, नजगा प्लेट छोटी प्लेट में शामिल है, छोटी प्लेटों में शामिल है।
कौन सी? नज़्का प्लेट। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छोटी प्लेटों में से सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो ये सारी की सारी छोटी प्लेटें लिखी हुई है, कोकस, ज्वांडीफ्यूगा, न्यूबियन, नज़्का। एक बार अपनी इन प्लेटों को मानचित्र पर देख लेते हैं। ये देखो, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, नंबर 1 बड़ी प्लेट है। ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, नंबर 2 बड़ी प्लेट है। ये अफ्रीकन प्लेट है, नंबर 3 बड़ी प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है, नंबर 4 बड़ी प्लेट है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नंबर 5 बड़ी प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट है, नंबर 6 बड़ी प्लेट है। पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागर प्लेट, नंबर 7वीं प्लेट। ये तो है बड़ी प्लेटें। अगर इन बड़ी प्लेटों के अलावा मैं बात करूं छोटी प्लेटों की, ज्वांडीफ्यूगा, कोकस, नज़्का, ये क्या है? छोटी प्लेटें। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन था छोटी प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो छोटी प्लेटों में नज़्का प्लेट है जो सबसे बड़ी है। यह है छोटी प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है। बात समझ में आ गई? अगर बात करें छोटी प्लेट, और छोटी प्लेटों में से भी सबसे बड़ी कौन सी प्लेट है? नज़्का। आगे चलो, अगला क्वेश्चन। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार के रूप में कौन कौन से सिद्धांत हैं? सवर्ण तरंग सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सभी। सवर्ण तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया। किसने दिया? आर्थर होम्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? आर्थर होम्स ने सवर्ण तरंग सिद्धांत दिया। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया? हेरी एश महोदय ने दिया सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया वेगनर महोदय, वेगनर महोदय ने। और ये तीनों के तीनों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार हैं। ये तीनों के तीनों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार हैं। तो इसका उत्तर क्या रहा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त सभी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार के रूप में सवर्ण तरंग सिद्धांत भी है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत भी है और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलो। प्रायद्वीपीय भारत हिस्सा है, यह पूछना चाह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड, तैतीस सागर, गोंडवाना लैंड या लोरेशिया? अंगारा लैंड के जो हिस्से थे वो कौन कौन से थे? सर अंगारा लैंड के हिस्सा उत्तरी अमेरिका था, उत्तरी अमेरिका के बाद में ग्रीनलैंड था, के बाद में यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये तो थी किसकी भाग? अंगारा लैंड की। किसका भाग था ये? अंगारा लैंड का। उसके बाद में गोंडवाना लैंड के कौन कौन से थे? गोंडवाना लैंड के दक्षिणी अमेरिका, के बाद में अफ्रीका, उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलिया। ये किनका भाग था? गोंडवाना लैंड का। पर भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसका भाग था? इस गोंडवाना लैंड का। कैसे? ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये बाद में जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट से टकराई कौन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो ये वाला, ये किसका हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन का। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। उत्तर क्या रहा? प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। बात समझ में आ गई?
अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन देखो, कैरोलिन प्लेट स्थित है। तो एक बार छोटी प्लेटों का आप स्थिति देख लो, फिर उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कैरोलिन प्लेट कहाँ है। ठीक है, देख लो। ये है कुछ प्लेटें, ये रहा कैरोलिन प्लेट, ये है कैरोलिन प्लेट, ये रही कैरोलिन प्लेट की स्थिति। अगर मैं कहूं इधर है ये प्रशांत महासागर, क्या है? शांत महासागर, शांत महासागर। इधर तो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के इधर कौन सा है? इधर है सर इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर और इंडो ऑस्ट्रेलियन, या इधर ये फिलीपींस भी है, इधर इंडो ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑप्शन में देख लेना, यदि प्रशांत महासागर और इंडो ऑस्ट्रेलिया के बीच में है तो भी कैरोलिन प्लेट है। यदि ऑप्शन में आ जाए फिलीपींस और इंडो ऑस्ट्रेलियन उनके बीच में भी है, तो एक बार ऑप्शन को देख लेते अपन कौन सा है। कैरोलिन प्लेट किन किन के बीच स्थित है? इंडियन प्लेट, बात सही है, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट के बाद में फिलीपींस प्लेट, बात एकदम सही है। इंडियन प्लेट और फिलीपींस प्लेट के मध्य कौन सी स्थित है? कैरोलिन प्लेट। दूसरा, कोकज व नजगा नहीं, अफ्रीका व अमेरिका नहीं, यूरोप व प्रशांत नहीं। बात समझ में आई? तो क्या है इसका? इंडियन प्लेट व फिलीपींस प्लेट के मध्य कौन सी स्थित है? कैरोलिन प्लेट। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्लेटों की गतियां रही। प्लेटें कितने गतियां हैं इनकी? तो प्लेटों की कितनी गतियां हैं? 3। कौन कौन सी सर? अभिसरण गति, अपसरण गति और रूपांतरित या पार्श्व गति। कितनी प्लेटें की गतियां थी? 3। नंबर 1 अपसरण गति, बिल्कुल सही बात है। अभिसरण गति सही है। नंबर 3 रूपांतरित गति। यदि चट्टानें दोनों आपस में सम्मुख दिशा में आए, यदि चट्टानें दोनों आपस में सम्मुख दिशा में आए, अब आराम से दिख रहा होगा, देखना। ये प्लेटें आपस में सम्मुख दिशा में आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? सम्मुख दिशा, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर। यदि प्लेटें दोनों एक दूसरे की ओर आती है, इस गति को क्या कहते हैं सर? इस गति को बोलते हैं अभिसरण गति। क्या कहते हैं? अभिसरण। क्या कहते हैं? अभिसरण। तो दूर देखना, एक दूसरे की ओर आ रही, इसमें आ रही है ना पास में। ये क्या आ रही है? सम्मुख दिशा में, सम्मुख दिशा में। सम्मुख दिशा का मतलब एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर। देख लो, ये प्लेट ऐसे आ रही है और ये प्लेट ऐसे आ रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अभिसरण। क्या बोलते हैं? अभिसरण। क्या बोलते हैं? अभिसरण। ये क्या हो रही है सर? एक दूसरे के विपरीत, विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा में जा रही है, इसको क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं अपसरण। क्या बोलते हैं? अपसरण। बात समझ में आ गई? ये क्या है? ना तो ये पास पास आ रही, पास पास नहीं, दूर दूर नहीं, ये ऊपर नीचे जा रही है। कैसे जा रही है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जा रही है। इस गति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर संरक्षी गति। क्या बोलते हैं? संरक्षी गति, या इसी संरक्षक की गति को बोलते हैं पार्श्वी गति। क्या बोलते हैं? पार्श्वी गति।
या इसी को बोलते हैं रूपांतरित गति। क्या बोलते हैं? रूपांतरित किनारा। क्या बोलते हैं? रूपांतरित किनारा। तो गतियां कितनी हो गई? 3। कौन कौन सी? अपसरण, अभिसरण और रूपांतरण या संरक्षी। अपना क्वेश्चन यही था। प्लेटों की गतियां, अपसरण भी है, अभिसरण भी है और रूपांतरण भी। तो मतलब उत्तर क्या है इसमें? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का सान एंड्रियास ब्रंस किसका उदाहरण है? अभिसरण गति का, रूपांतरण गति का, अपसरण गति का, या निम्न में से कोई नहीं। देखो, अमेरिका का सान एंड्रियाटिक ब्रंस रूपांतरित गति का एग्जाम्पल है। रूपांतरित या पार्श्वी गति, पार्श्वी या संरक्षी। सर्वाधिक भ्रंश जो बनते हैं ना, वो पार्श्व गति के कारण ही बनते हैं। पार्श्व गति से सर्वाधिक क्या बनते हैं? भ्रंश। और सान एंड्रियाटिक भ्रंश रूपांतरण गति का एग्जाम्पल है, जो कहां है? अमेरिका में। कहां है? अमेरिका में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय पर्वतमाला अवशेष है। बात करें हिमालय पर्वतमाला की। हिमालय पर्वतमाला बनी कैसे? हिमालय पर्वतमाला बनी ऊपर की तरफ से यूरेशियन प्लेट, और नीचे की तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन, और इनके बीच में था टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। और क्वेश्चन क्या है? अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अरावली पर्वतमाला का सॉरी अच्छा हिमालय, हिमालय पर्वतमाला का किसका अवशेष है? हिमालय पर्वतमाला उत्तर की तरफ से यूरेशियन प्लेट और दक्षिण की तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण गति के कारण हुआ। इन दोनों के बीच में थी टेथिस भूषण नदी, और हिमालय पर्वतमाला इस टेथिस भूषण नदी का ही पार्ट है। गति कौन सी थी? अभिसरण गति। हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष है? हिमालय पर्वतमाला टेथिस सी का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सी का। और कौन सी गति है? अभिसरण गति। कौन सी गति है? अभिसरण गति। ठीक है, आगे देखें। प्लेटों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करें। प्लेटों को दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे। तो मैं एक बार लिखता हूं ऊपर। ऊपर ऊपर पाई जाती है गोर्डी, गोर्डी। फिर पाई जाती है जुआन डी फुग्गा, जुआन डी फुग्गा। फिर पाई जाती है कोकज। फिर पाई जाती है नजका। ये तो क्रम है उत्तर से दक्षिण। इसने पूछा है दक्षिण उत्तर मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो नंबर 1 नजका, नंबर 2 कोकज, नंबर 3 ज्वांडीफुगा, नंबर 4 गोर्डी। ऑप्शन में देख लो क्या क्या है। तो सबसे पहले कौन सी आनी चाहिए? नजका। नजका का नाम कहाँ है? नंबर 4 पे, 4। दूसरी पे आनी चाहिए कोकज। कोकज कहाँ है? 2 पे। नंबर 3 पे आनी चाहिए ज्वांडीफुगा। ज्वांडीफुगा नंबर, और नंबर 4 पे आनी चाहिए गोर्डी। तो ऑप्शन क्या रहेगा? 1 मतलब नंबर सबसे पहले कौन सा आएगा? 4। तो 4 ऑप्शन में 1 में ही है। 4, 4 के बाद में क्या आएगा? 2, 2 के बाद में क्या आएगा? 3, और फिर आएगा 1। तो इसका मतलब उत्तर नंबर डी। बात समझ में आ गई? आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विनाशकारी प्लेट का किनारा है। विनाशकारी प्लेट क्या होती है ये देख लो एक बार। तो यदि अभिसरण गति हो, अभिसरण गति में क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आती है, और भारी प्लेट नीचे शेपित हो जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो यहां होता है विनाश प्लेटों का। तो अभिसरण गति को क्या कहते हैं? विनाशी किनारा। विनाशी किनारे किसे कहते हैं? अभिसरण। किसे कहते हैं? अभिसरण प्लेट को क्या कहते हैं? विनाशी किनारा। क्यों? अभी अपने देखा भी था चित्र में, देख लो। ये क्या है? ये है अभिसरण गति।
अभिसरण गति के कारण ये जो प्लेट है एक दूसरे के नीचे धंस जाती है और यहां होता है विनाश और इसको बोलते हैं विनाशी किनारा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, हो गया। क्या था? विनाशी प्लेट किनारा किसे कहते हैं? विनाशी प्लेट किनारा कहते हैं अभिसारी को। ठीक है, तो अभिसारी को विनाशी कहते हो तो अपसारी को क्या कहते हैं? अपसारी को बोलते हैं रचनात्मक। क्या बोलते हैं? रचनात्मक। विनाशी प्लेटों के किनारों पर क्या होता है? मतलब अभिसारी प्लेटों के किनारों पर क्या होता है? विनाश। क्या होता है? विनाश। और अपसारी प्लेटों के किनारे क्या होती है? रचना। तो इसलिए अपसारी को बोलते हैं रचनात्मक किनारा और अभिसारी को बोलते हैं विनाशी किनारा। अपने को विनाशी पूछा है, विनाशी है अपसारी किनारा। आगे चलो, कौन सी प्लेट पूर्ण रूप से महाद्वीपीय प्लेट है? तो प्लेटें दो प्रकार की हो सकती हैं, महासागर भी हो सकती है, महाद्वीपीय भी हो सकती है, दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, कुछ महाद्वीपीय कुछ महासागरीय। अगर ये जो प्लेटें थी इनमें से अधिकतम जो महाद्वीपीय प्लेट है वो है यूरेशियन प्लेट। मतलब मैं हालांकि 100% तो महाद्वीपीय नहीं है, पर अधिकतम जो महाद्वीपीय है वो है यूरेशियन प्लेट। केवल महासागरीय प्लेट है वो है प्रशांत महासागर। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्लेट पूर्ण रूप से महाद्वीपीय है? तो पूर्ण रूप से महाद्वीपीय कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। बात समझ में आ गई? यूरेशियन प्लेट पूर्ण रूप से महाद्वीप है। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। हेरियस ने सागर तल प्रसरण सिद्धांत का प्रस्तुत किया। हेरियस ने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया? हेरियस ने दिया। कब? ये एनसीईआरटी हालांकि 1961 लिखती है। कब दिया? 1961 में। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है हेरियस ने सागर नितल सिद्धांत कब दिया? 1961 में। हालांकि अपने ऑप्शन में 60 लिखा हुआ है, भले आप 60 कर सकते हो, पर अगर ऑप्शन में 61 रहे तो 61 और 60 रहे तो 60। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। मध्य अटलांटिक तक उदाहरण है। अब देखें, उत्तरी अमेरिका, ये आपके दक्षिणी अमेरिका, इधर यूरोप और नीचे अफ्रीका। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों के बीच में पाया जाता है क्या? मध्य अटलांटिक कटक। क्या पाया जाता है? मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक बना कैसे? उत्तरी अमेरिकन प्लेट का पश्चिम प्रवाह, दक्षिण अमेरिकन प्लेट का पश्चिम प्रवाह और यूरेशियन प्लेट का इसके अपोजिट प्रवाह और इसका भी अपोजिट प्रवाह। ये बना किस गति से? जब प्लेटें आपस में दूर दूर जाएं तो कौन सी गति होती है? सर, जब प्लेटें आपस में दूर दूर जाए तो इसे बोलते हैं अपसरण। क्या बोलते हैं? अपसरण। तो मध्य अटलांटिक तक किसका उदाहरण है? सर, अपसरण का। आप एक बार देख सकते हो भले चित्र में, ये रहा, देखना, ये है मध्य अटलांटिक तक। क्या है ये? मध्य अटलांटिक तक। इनकी गतियां कैसे है? इस टाइप से। इनकी गतियां कैसे हैं? इन साइड और इनकी साइड, मतलब यहां से हो रहा है क्या सर? यहां से हो रहा है इनका क्या? अपसरण। अपसरण। और अपसरण के कारण क्या होता है? संरचना होती है। और यहां रचना किसकी हुई? मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक किसकी रचना हुई? मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनी ऑफ जोन संबंधित है। बेनी ऑफ जोन बनता कैसे? ये देख लो एक बार। तो ये कोई प्लेट है और इधर कोई एक दूसरी प्लेट है। यदि इनमें अभिसारी गति होती है तो अभिसारी गति के कारण क्या होता है? ये प्लेट नीचे चली जाती है और ये दूसरी प्लेट ऊपर आ जाती है। ये जो नीचे गई हुई है प्लेट, इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। क्या बोलते हैं? बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन क्यों कहते हैं? इसका नाम इसके बारे में जिसने पता चला है उसका नाम तो फ्यूगो बेनी। फ्यूगो बेनी।
और इसलिए इसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन। मतलब ये गति कौन सी है? अभिसरण। कौन सी गति है? अभिसरण। अभिसरण गति का परिणाम है बेनी ऑफ जोन का निर्माण होना। तो क्या इसमें अपसरण है? क्या नहीं, अभिसरण है। बिल्कुल राइट बात है। कौन सी गति है? अभिसरण गति। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है कि द्वीपी चाप का निर्माण होता है। द्वीपी चाप का निर्माण कब होता है? दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक महाद्वीपीय प्लेट, एक महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट महासागर के साथ गति कर सकती है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के साथ गति कर सकती है। दोनों महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकते हैं, दोनों महासागरीय प्लेट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? द्वीपीय चाप व तोरण चाप का निर्माण। द्वीपीय चाप व तोरण का निर्माण होता है दोनों साइड जब महासागरीय और महासागरीय प्लेटों की गति कौन सी होनी चाहिए? सर गति होनी चाहिए अभिसरण। कौन सी? इन दोनों प्लेटों की यदि अभिसरण गति होती है तो उनके तत्पश्चात किसका निर्माण होता है? द्वीपीय चाप का। तो बात समझ में आई कि द्वीपीय चाप का निर्माण क्यों होता है? जब हम दोनों महासागरीय प्लेटों की अभिसरण गति होती है तो क्या बनता है? द्वीपीय चाप। आगे चलो। स्कोशिया प्लेट की स्थिति है, स्कोशियन प्लेट पाई कहां जाती है? एक बार मैं बना देता हूं। यह है पर उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की इस साइड पाई जाती है कौन सी प्लेट? स्कोशिया प्लेट। कौन सी प्लेट? स्कोशिया प्लेट, स्कोशिया। और ये दिशा कौन सी हो गई? ये तो है पश्चिम और ये है दक्षिण, इसका मतलब दिशा हुई दक्षिण पश्चिम। उत्तर देख लो। स्कोशिया प्लेट की स्थिति दक्षिणी अमेरिका के यहां ये पूर्व है ना, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में। तो ये दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिण और ये हो गया पूर्व। तो दक्षिण अमेरिका की किस दिशा में पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तो कौन सी घटना होती है? तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी, मतलब ये कहना चाह रहा है यूं। तो क्या होगा? नई परपट्टी का निर्माण होगा, परपट्टी का विनाश होगा, भ्रंश का निर्माण होगा, या उपरोक्त सभी। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी तो यहां क्या होगा? नई क्रस्ट का निर्माण, नई क्रस्ट का निर्माण। बात समझ में आएगी? नई क्रस्ट का निर्माण क्यों होता है? जब अपसारी गति होती है। कौन सी? अपसारी। और इसी अपसारी गति को बोलते हैं रचनात्मक किनारा। क्या बोलते हैं? रचनात्मक किनारा। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा? नई परपट्टी का निर्माण। नंबर 30। अगला, और आर्कटिक महाद्वीपीय सभी प्लेटों के साथ किस गति में है? अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो देखो एक बार, ये है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं आर्कटिक प्लेट की। आर्कटिक प्लेट ये है, कौन सी प्लेट है? आर्कटिक प्लेट सभी महाद्वीपों के साथ किस गति में? ये क्वेश्चन है। ये प्लेट सभी महाद्वीपीय प्लेटों के साथ अपसरण गति, मतलब किसी की भी के साथ इसकी गति अपसरण में ना, अपसरण गति में। किस गति में? अपसरण गति में। किस गति में? अपसरण गति में। ठीक है, ये था अपना 31वां क्वेश्चन, ये इनकी प्लेटों की संख्या। तो अपने दो टॉपिक आज समाप्त होते हैं। कौन कौन से? एक तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। जो भी छोटा भाई, बड़ा भाई, कोई भी हो, जो भी विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उनके यदि वो तैयारी कर रहा हो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से, वो तैयारी कर रहा हो नेट जेआरएफ ज्योग्राफी से, वो तैयारी कर रहा हो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी से, तो उन बच्चों के लिए उपयोगी है। प्योर एनसीईआरटी बेस है। तो क्लास को आगे से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।